आज का लेक्चर फिर आज हम शुरू करते हैं ओप एम्प से। रिवीजन मैंने आपको इसकी जल्दी से करवा दी है, शॉर्ट सी रिवीजन बनती है। एक तो ये चीज़ें होगी कि आपको ये समझ आ गया कि वर्चुअल ग्राउंड का क्या कंसेप्ट है। अगर आपसे इस वक्त वी पोटेंशियल की बात करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वी पॉजिटिव जो होगा वो 0 वोल्ट पे है, और इस केस में अगर आपसे वो वी नेगेटिव भी पूछेगा तो मैंने बता दिया था वी नेगेटिव भी 0 वोल्ट पे है, जिसे हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। ये बातें अब आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब मैं इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करने लगा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका आ सकता है वो आ सकता है I1 कैलकुलेट करें। I1 करंट कैलकुलेट करें। I1 किस रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है? इस R1 रजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट है। लेकिन जब किसी रजिस्टर में, किसी भी रजिस्टर में करंट फ्लो करता है ना, सपोज करें हम इसी को ले लेते हैं, इस रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस R1 है। इस रजिस्टर में करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट को फ्लो करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। तो इस R1 रजिस्टर में करंट क्यों फ्लो कर रहा है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? यहाँ से करंट ऊपर चला गया ना, और ये वाला पॉइंट कौन सा था? वी नेगेटिव को शो कर रहा था। आगे जो भी लगा है उसको छोड़ दें। हमें इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वजह से I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जैसे मर्जी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देते हैं। इसके इस तरफ पोटेंशियल इनिशियल, उस तरफ फाइनल में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसके इस तरफ पोटेंशियल आपके पास कितना बन रहा है? इसके इस साइड पे पोटेंशियल आपका बन रहा है V ऑफ I, यानी इसके इस तरफ जो पोटेंशियल बन रहा है वो आपका कौन सा? V ऑफ I है। इस रजिस्टर के इस तरफ पोटेंशियल जो बन रहा है, यानी इसकी दूसरी तरफ जो पोटेंशियल आपका बन रहा है, उस पोटेंशियल को बच्चे हम कितना बोलेंगे? V ऑफ F कह देंगे। और V ऑफ F को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? माइनस V ऑफ I से डिनोट कर रहे हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है। करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। I1 करंट किस रजिस्टर में से? R1 में है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? इस तरफ पोटेंशियल कितना है? V ऑफ I, और दूसरी तरफ पोटेंशियल कितना है? V नेगेटिव। तो V ऑफ I में से V नेगेटिव को माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाय आप लोगों ने जिस रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस लिख देंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि V नेगेटिव तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया? 0 वोल्ट पे नहीं ले लिए, जिससे मैंने कल वर्चुअल ग्राउंड पढ़ाया था। V नेगेटिव 0 वोल्ट है, इसको यहाँ पुट कर दो तो I1 जो करंट इक्वल टू हो जाएगा, इसको VIN लिखे, पूरा लिखे कि VIN डिवाइड बाई कौन सा हो जाएगा? R1 हो जाएगा। तब आपका ये इसका न्यूमेरिकल आएगा कि आप I1 करंट कैलकुलेट करें। तो I1 करंट के लिए आपको VIN चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। देखें ना, ये आपका इनपुट रजिस्टर है। इस इनपुट रजिस्टर के इस तरफ पोटेंशियल V नेगेटिव था, इस तरफ V पॉजिटिव था। इन दोनों के दरम्यान में जो पोटेंशियल था, कल जो हम लोगों ने ओपन लूप गेन में यूज़ किया था, वो V ऑफ I था। V ऑफ I कोई और चीज़ है। V ऑफ I क्या है कि इन दोनों के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। VI इन वो नहीं है। VIN जो है, ये जो VIN है पूरा मैं लिखता हूँ। VIN जो है वो जो आप इनपुट AC दे रहे हैं ना, जो आप इनपुट AC दे रहे हैं जिसको आप लोगों ने एम्पलीफाई करना है, उसकी वोल्टेज लिखी हुई है। और सिंपल V ऑफ I जो था वो क्या था? इन दोनों के दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो आप लोगों ने ओपन लूप गेन में यूज़ किया था। तो ये VIN जो है और VI में फ़र्क है, ये गलती नहीं पेपर में करनी। VIN कौन सी है? जो आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं जिस वीक सिग्नल ने एम्पलीफाई होना है, यूँ समझ लीजिए ये वो वीक सिग्नल है। VIN क्या चीज़ है? ये वोल्टेज ऑफ वीक सिग्नल, वोल्टेज ऑफ वीक सिग्नल। क्यों वीक कह रहे हैं? क्योंकि इसको हम एम्पलीफिकेशन इसकी करना चाह रहे हैं। ये इनपुट ऑफ दैट वीक सिग्नल है। अच्छा ठीक है, आपको समझ आ गया। अच्छा VI इनपुट ऑफ वोल्टेज ऑफ वीक सिग्नल है। अब इसका न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। अगर आपको वो वीक सिग्नल जो है उसकी VI इनपुट गिवन हो और उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन हो, तो उसमें फ्लो होने वाला आप क्या निकाल सकते हैं? करंट I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 न्यूमेरिकल बनेंगे, 1 2 3 वेरिएबल्स है ना, कोई सी 2 चीज़ें गिवन हो, तीसरी बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गया। मैं दोबारा उस सर्किट का थोड़ा सा और पोर्शन बनाता हूँ। अब हम I2 कैलकुलेट करते हैं। सर्किट से देख लेते हैं, दोबारा क्या बार बार बनाता रहा हूँ। इधर ज़रा गौर करो। लेकिन I2 कौन सा करंट है? I2 वो करंट है जो R2 में से पास कर रहा है। किसमें से पास कर रहा है? R2 में से। अब इस R2 में जो करंट I2 फ्लो कर रहा है वो किस वजह से फ्लो कर रहा है? इसके इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इसके इस तरफ पोटेंशियल कितना चल रहा है? ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला। आगे तो वायर लगी हुई, वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो इसके इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? V नेगेटिव। इस रजिस्टर के इस तरफ पोटेंशियल V नेगेटिव, तो इस तरफ कितना है? V नॉट पोटेंशियल है।
इसका मतलब कि I2 जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरफ पोटेंशियल V नेगेटिव, इस तरफ V नॉट है। और हम लोगों ने रूल क्या रखा हुआ है पोटेंशियल निकालने का, भी पहले भी क्या निकाला था, इस इनिशियल में से फाइनल को माइनस किया था, इसको इसमें से माइनस किया था। अब भी आप वही रूल फॉलो करेंगे क्योंकि रूल बार बार चेंज नहीं करना। तो आप लोगों ने इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे तो इस R2 के क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो वो अब हम करंट I2 बनाते हैं ना, तो I2 करंट कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस नीचे लिखेंगे, वो तो R2 है, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस करना है। तो इनिशियल पोटेंशियल उसका कौन सा है, V नेगेटिव में से माइनस करेंगे किसको, V नॉट को, यानी V नेगेटिव में से माइनस करेंगे किस चीज़ को, V नॉट को। V नेगेटिव तो भी आप लोगों ने पढ़ा है किसकी पोलर है, 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट पुट कर देंगे तो I2 जो करंट आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस V नॉट डिवाइड बाई कौन सा R2। दूसरे न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों के इस चीज़ के आएंगे, ठीक होगी बात। तो ये आपको आइडिया हो गया कि आपके I2 भी कैलकुलेट हो गया और I1 भी कैलकुलेट हो गया। और ये चीज़ आपको पता है ना, इसके न्यूमेरिकल किस तरह जाएंगे, 1 2 3 तीन चीज़ें आप खुद बता लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा। अगर सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग है तो I1 किसकी इक्वल आ रहा है, I2 की इक्वल आ रहा है ना। तो इनके क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर I1 और I2 इक्वल हैं तो I1 का फार्मूला क्या था, VI इनपुट ओवर R1 था, और I2 का फार्मूला क्या था, माइनस V नॉट ओवर क्या होगा, R2 होगा। ये जो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये तो उसकी डायरेक्शन का लगा हुआ है ना, डायरेक्शन उसकी रिवर्स होगी, यानी I2 जो है वो किसका है, माइनस जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट खाली लिख रहे हैं, रिवर्स के चक्रों को छोड़ दो, किसका है, डायरेक्शन ऑफ करंट का माइनस लगा हुआ है। तो क्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये हो सकता है आपको I2 आपसे पूछा गया हो और आपको V नॉट और R2 की बजाय आपको V इनपुट ओवर R1 गिवन हो, तो फिर भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है बाय रूल इन दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। बस इतना ख्याल रखना है कि जब आपके पास I2 का सवाल आएगा तो उसको आप इस फार्मूले से निकालें या इस फार्मूले से निकालें, एंड पे उसके साथ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, इसमें तो खुद ही माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे I2 कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ जाए और ये डाटा गिवन हो तो इधर से भी I2 की मैग्नीट्यूड तो निकल आएगी क्योंकि I1 और I2 की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। दोबारा देख लें, इस पार्ट पे KCL अप्लाई हुआ है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इधर करंट क्यों नहीं गया, क्योंकि इधर RI इनपुट आइडियल ओप एम्प में इनफाइनाइट है और अभी हम ओप एम्प को आइडियल ही एज्यूम करके ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, तभी इस तरफ हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो करके नहीं जा रहा। बड़ी आसान सी बात। तो ये आपको समझ आ गई, इसको मैं अक्सर कहता हूँ तो क्रॉस क्वेश्चन, इसके क्रॉस क्वेश्चन आएंगे। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये, जिस तरह ट्रांसफार्मर में था ना, इनपुट पावर पूछी हो तो आपको IS और VS गिवन हो तो तब भी इनपुट पावर कैलकुलेट तो हो सकती है क्योंकि पावर इनपुट इक्वल टू होती है पावर आउटपुट के। तो इनपुट का डाटा आउटपुट में यूज हो सकता है और आउटपुट का इनपुट में यूज हो सकता है। सेम क्रॉस क्वेश्चन इसके भी आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कम चांसेस हैं। I2 इस फार्मूले से भी निकालें तो फाइनली आप लोगों ने माइनस लगा देना है, आसान सी बात। लेकिन ज़्यादातर इसके क्वेश्चन इंडिविजुअल आते हैं और मोस्टली ऐसे होता है कि फार्मूला सिर्फ पूछा गया होता है। आपसे I1 का करेक्ट फार्मूला पूछ लेगा, I2 का करेक्ट फार्मूला पूछ लेगा, तो आप लोगों ने करेक्ट फार्मूलाज इनके आपस में माइंड में रखना है। अब मसला ये है कि आप लोगों ने जब इस रजिस्टर को इसके साथ लगा दिए तब ये ओपन लूप गेन नहीं रहा, अब इसमें ये लूप क्लोज बन गई है ना, तब एक नया गेन इसमें कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आते हैं जिसे हम क्लोज लूप गेन कहते हैं। क्लोज लूप गेन कहते हैं। अब जो ईटा के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब ये फार्मूला याद रखना है। क्लोज लूप गेन किसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्वर्टिंग ओप एम्प का, कि इन्वर्टिंग ओप एम्प में क्लोज लूप गेन का फार्मूला क्या होगा। इसको हम G से डिनोट करते हैं, A से भी कर सकते हैं, सिंबल से फ़र्क तो नहीं पड़ता। इसका जो फार्मूला होता है -R2 ओवर R1 होता है, या आप इसको लिख सकते हैं -RF ओवर R5। लेकिन ये आप लोगों ने खुद याद रखना है R2 और R1 कौन से हैं। आउटपुट को जो रजिस्टर इनपुट के साथ लगाता है वो R2 या RF है, और जो रजिस्टर नेगेटिव इनपुट के साथ लगा हुआ है वो रजिस्टर R1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गेन है इसको हम क्लोज लूप गेन कह रहे हैं, और ये जो इस फार्मूले में नेगेटिव साइन आ रहा है, क्लोज लूप गेन के फार्मूले में जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन किसको शो करता है, मेरे नीचे लिख सकते, नेगेटिव साइन शोज, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा था, शोज फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। फेज शिफ्ट 180 डिग्री क्यों कह रहा हूँ मैं, ये हम कौन सा ओप एम्प पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिंग ओप एम्प पढ़ रहे हैं ना, तो इसने इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देना ना। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने ये सिग्नल दिया, आपको जब सिग्नल मिलेगा तो यूँ सिग्नल हो जाएगा, यानी रिवर्स हो चुका होगा ना। तो यहाँ नेगेटिव साइन शोज किस चीज़ को, फेज शिफ्ट को। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर जो शो कर रहा है वो किसको, फेज शिफ्ट को शो कर रहा है। फेज शिफ्ट ऑफ कितने डिग्री,
180 डिग्री। दूसरा यहाँ से बात समझ आ रही है, जो क्लोज लूप गेन है, क्लोज लूप क्यों कह रहे हैं वो आपको समझ आ गया, लूप क्लोज हो रही है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है R1 R2 पे एंड किस पे, R1 पे। ये R2 और R1 दोनों कौन सी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, ये तो ओपन की कौन सी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस उसके RI इनपुट है ना, देखें ना हम ओप एम्प के अंदर जो रजिस्टर लगी है वो तो ये वाली है ना, ये वाली रजिस्टर भी ओप एम्प की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये वाली भी कौन सी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो बुक में खैर ये लाइन भी लिखी हुई है कि जो क्लोज लूप गेन होता है डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नॉट ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओप एम्प, नॉट ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओप एम्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो क्लोज लूप गेन होता है वो डिपेंड कर रहा है R2 पे और R1 पे, ये दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैं, नॉट डिपेंड ऑन, ये डिपेंड नहीं करेगा ऑन किस पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओप एम्प पे ना, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओप एम्प होती है उस पे ये डिपेंड नहीं करता। फार्मूले में है तो हम ये कह रहे हैं कि वो डिपेंड नहीं करेगा। माइनस साइन गेन को छोटा बड़ा नहीं कर रहा, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो सिग्नल आपको मिला है उसके अंदर फेज शिफ्ट आ चुका है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ चुका है। इसके आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज़्यादातर सर्किट बना हुआ आएगा, ठीक है ना, और सर्किट से आप लोगों ने R1 और R2 आपको गिवन होंगे। सपोज करें मैं आपसे वैसे क्वेश्चन छोटा सा करवाता हूँ, आपका MCQ यूँ आ गया, आपका सर्किट बनाना पड़ेगा मुझे, लेट से इस तरह का कोई सर्किट किसी का क्वेश्चन आ गया, ये आपका V नेगेटिव, ये आपका V पॉजिटिव, इसके साथ उसने जनाब इस तरफ V इनपुट लगाई हुई है, ठीक है, इधर भी छोड़ दें खैर, इस तरफ उसने इसको ग्राउंड किया हुआ है, ये V पॉजिटिव है। अच्छा सम टाइम V इनपुट दरमियान में नहीं शो करता ना, वो इसका ये मतलब नहीं कि लगी नहीं, लगी होती है, ठीक है ना, और दरमियान में इसको ने इसको इसके साथ लगा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर उसने लिख दिया कि ये सपोज कर लें आपका जो है वो 5 किलो ओम है, ठीक है, और इसके ऊपर उसने लिख दिया ये सपोज कर लेते हैं 10 मेगा ओम्स है, यूँ क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें पूछी हैं। पहली चीज़ आपसे ये पूछी है, इस सर्किट में आप लोग क्या बताएं, V नेगेटिव की वैल्यू बताएं और इस सर्किट का आप लोग गेन बताएं। आप लोग इस सर्किट की V नेगेटिव बताएं और उसका क्या बताएं, गेन बताएं। तो सबसे पहले देखें, इसने इनपुट सिग्नल जो है ना, VI इनपुट किसको दिया हुआ है, V नेगेटिव को दिया हुआ है। अगर इनपुट वोल्टेज V नेगेटिव को दी हुई है तो इसका मतलब ये कौन सा ओप एम्प है, ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है, यानी जिस ओप एम्प की हम बात कर रहे हैं ये कौन सा ओप एम्प है, इन्वर्टिंग ओप एम्प पे बात खत्म होगी। इन्वर्टिंग ओप एम्प में हमें पता है कि V पॉजिटिव किसकी इक्वल होता है, 0 वोल्ट पे नज़र आ रहा है, तो ये हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो सो क्या बनेगा इसमें, V पॉजिटिव और V नेगेटिव आपस में बराबर होंगे। V पॉजिटिव अगर 0 वोल्ट पे है इसका मतलब है V नेगेटिव भी इस केस में कल भी करवाया था, V नेगेटिव भी किस वोल्ट पे होगा, 0 वोल्ट पे होगा। और इस कंसेप्ट को कल मैंने समझाया था, दिस कंसेप्ट इज नेम्ड एज वर्चुअल ग्राउंड। ये जो कंसेप्ट है इसको हम किसका नाम देते हैं, वर्चुअल ग्राउंड का नाम देते हैं। तो ये वो कह रहा है कि यहाँ पर V नेगेटिव 0 वोल्ट होगा एंड दिस बेसिक कंसेप्ट इज नेम्ड एज वर्चुअल ग्राउंड। ये बात आम सी बात है, ये तभी हम करना भी नहीं चाह रहे थे, वैसे मैंने करवा दी ये, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है ये वाला, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे इसमें गलती ज़्यादातर ये करते हैं, वो कहते हैं ठीक है V जो V इनपुट है वो V नेगेटिव के क्रॉस देते हैं, बोलते तो ऐसे ही हम लोग, V नेगेटिव V इनपुट किसको देंगे, V नेगेटिव के क्रॉस। ज़्यादातर स्टूडेंट ये ऑप्शन चूज़ करते हैं, V नेगेटिव वो इक्वल टू V इनपुट चूज़ करते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो इसको दे रहे हैं ना, तो V नेगेटिव उसको मिलेगी। तो ये वाला कंसेप्ट ओप एम्प में रॉन्ग है, ठीक है ना। बस ये जो मैंने बता दिया आपको समझ आ चुका है, कल भी बात हुई थी, आज तो गेन समझना था ना हम लोगों ने। गेन इक्वल टू, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, -R2 और R1 होता है, माइनस मस्ट लगाना है साथ में, मस्ट लगाना है क्योंकि फेस शिफ्ट का माइनस, इसको छोड़ नहीं सकते। R2 क्या हमें पता है, इधर जो भी रजिस्टर लगा होगा उसके साथ R1 या 2 तो नहीं लिखा होगा, आपको खुद पता होगा। ये रजिस्टर यहाँ पर जो लगा हुआ है वो रजिस्टर कौन सा होता है, R2 होता है, और इस जगह पर जो लगा होता है वो R1 होगा। तो -R2 कितना आ रहा है, 10 मेगा ओम्स है, और डिवाइडेड बाय R1 है, R1 कितना आ रहा है, 5 किलो ओम आ रहा है। तो समटाइम ये होता है ना कि ये इनकी यूनिट्स आप लोगों ने ओम तो ओम से कैंसिल हो गया, लेकिन अब 5 को 10 से कैंसिल करके आंसर रॉन्ग नहीं कर देंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। 10 है, मेगा का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ की पावर 6, और किलो का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ की पावर 3। तो आप लोगों ने इन पावर्स को आपस में पहले एडजस्ट करके क्वेश्चन को हल करना है,
तो 10 डेज की पावर आपके पास हो जाएगा। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, इसको इससे कैंसिल करके सिंपल करो, 2 हो गया ये, 5 2 ज़ा 10, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, ये 6 ऊपर जाकर -3, तो गेन इक्वल हो जाएगा -2 इंटू 10 डेज की पावर 3 गेन बनेगा इसका। तो बहुत आसान सा सवाल। इस केस में अगर आपसे कहता है गेन कैलकुलेट करो, तो 5 को 10 से किया 2 हो गया, माइनस उसी तरह ही ये 6 -3 हो गया, -2 इंटू पावर 3 हो जाएगा। लेकिन इस केस में आप लोगों ने याद रखना है, इसके साथ कोई यूनिट वगैरह नहीं आती, क्योंकि ये जो गेन है इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, नो यूनिट एंड डायमेंशन। इस बात की फिजिकल मीनिंग क्या है कि ये वाला जो ओप एम्प है इसका जो गेन है, गेन मल्टीप्लायर होता है ना, कितने टाइम सिग्नल इंक्रीज हुआ है, कितने टाइम सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है ना, वो गेन है। गेन तो इसका ये वाला है, यानी 2 इंटू 10⁻³ गेन है, ठीक है। अगर इसको नंबरिंग में लिखते हैं तो 2000 बन जाता है, यानी गेन जो है वो 2000 टाइम जितना भी इनपुट सिग्नल था जब वो आउटपुट पे पहुंचा है तो कितने टाइम वो बढ़ गया, 2000 टाइम्स उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। जितना भी था पहले उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी था पहले एम्पलीट्यूड, जिस तरह कल मिली वोल्ट्स में मैंने लिया था, वो कितने गुना बढ़ गया, 2000 टाइम्स बढ़ गया। ये वो नंबर मल्टीप्लायर होता है ना, कितने टाइम एम्पलीट्यूड बढ़ा है। नेगेटिव साइन किस पे शो कर रहा है, बड़ा तो ज़रूर है लेकिन क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो गया, और जो उसका ट्रफ था वो किस में, क्रस्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब 180 का फेस शिफ्ट आ गया। ये बच्चों चंद इसके बेसिक एमसीक्यू भी हैं जिन पे आप लोगों ने थोड़ा अच्छा काम करना है। मैं एक आधा क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। देखिए सपोज करें आपका ये वाला सर्किट आ जाए पेपर में, ये आप लोगों ने इसको ग्राउंड कर दिया, ये नहीं भी लिख रहा तो वी पॉजिटिव है, ये वी आउटपुट है, ये हमें पता है क्या होती है, वी नेगेटिव होती है। चले यूँ ही कर देता हूँ, AC चलो, ये वी इनपुट हो गया, इधर चले मैं लिख सकता हूँ 2 किलो ओम लिख सकता हूँ। ज़रा गौर करना है, जो मैं चेंज करने लगा ये मैंने कर दिया गया, ये मैंने लगा, ये सर्किट बना हुआ आ गया और कहते हैं इसका गेन बताओ। पहली चीज़ तो देखो ये है कौन सा, वी पॉजिटिव को उसने ग्राउंड किया हुआ, नॉन इन्वर्टिंग। सबसे देखें है कौन सा, वी पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ तो कौन सा, नॉन इन्वर्टिंग। वी नेगेटिव को नहीं लिख रहा, क्या रोजाना शुगर लगाए रखे 0 वोल्ट पे होगा। तो पूछ रहे गेन बताओ, गेन का क्या फल होता है, -R2/R1 होता है। मसला मेरा पुत्र ये है कि यहाँ पर R2 कौन सी होगी, जो इस जगह पर रजिस्टर लगा होगा वो R2 होगा, इस जगह पर जो रजिस्टर लगा होगा वो R2 होगा। यहाँ पर तो रजिस्टर लगा हुआ ही कोई नहीं, सिंपल वायर लगी हुई है। वायर की रेजिस्टेंस को हम 0 कंसिडर करते हैं, हमेशा कंसिडर करेंगे। फिर तो यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगा हुआ तो वायर की रेजिस्टेंस को 0 लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर वायर, सिर्फ वायर लगी हुई हो, सिर्फ वायर लगी हुई हो, तो R2 फिर अंडरस्टूड सी बात है कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। तो इसमें पुट करो, माइनस इधर किधर आ गया, -0/R1, जो भी R1 है, तो गेन किसकी तरह हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस केस में कोई गेन नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 गिवन हो, लेकिन यहाँ पर अगर सिंपल वायर लगी हो तो उसका अगर आपसे R2 की वैल्यू पूछे तो R2 आपको खुद पता होना चाहिए 0 होती है। अगर R2 यहाँ पर 0 है तो इस केस में इसका गेन 0 होगा। बहुत बेसिक एमसीक्यू है। इस तरह की एक आइडिया ना, जो आप में से MD कैट वाले स्टूडेंट है, 18.2 एग्जाम्पल में भी है, यानी 18.2 एग्जाम्पल आप लोग जो है वो लाजमी कर लीजिएगा, उसमें आपको इस तरह का आइडिया मिलेगा जिस तरह का आइडिया मैंने थोड़ा सा आपको दिया अभी, ठीक है। चलें, आपको थोड़ा सा इसमें समझ आ गई कि कुछ इस तरह की कहानियों के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आगे चलते हैं, पहले हम दूसरे ओपन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक ओपन मैंने आपको कुछ हद तक उसका आइडिया दे दिया। जो इसकी सेकंड टाइप है ना, वो आपके पास है नॉन इन्वर्टिंग ओपन। एक तो इन्वर्टिंग था, इसके बारे में पढ़ा है, तो नॉन इन्वर्टिंग ओपन। केपीके वालों को समझ आ गया, उन्होंने सिर्फ इसके फार्मूले याद रखने और पता होना चाहिए कि R1 किस जगह लगी होती है, यानी किसको R1 कहते हैं, और किस जगह जो रेजिस्टेंस लगी होगी इसको R2 कहेंगे। ज़रा देख लें नॉन इन्वर्टिंग ओपन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ये जनाब इसका सर्किट हो जाएगा आप लोगों के पास। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट। ये हम कर देते हैं V नेगेटिव, ये हम कर देते हैं V पॉजिटिव, जो आपको पता है बात है। V नेगेटिव के साथ यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर को R1 बोलते होते हैं। R1 पता नहीं, सिंबल तो हम खुद लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या लिखा है ऊपर, नॉन इन्वर्टिंग ओपन, मतलब हम इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट नहीं करना चाहते,
अगर आप इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट नहीं करना चाहते तो इनपुट सिग्नल किसको देगा, वी नेगेटिव को दोगे, वो तो इन्वर्टिंग इनपुट है, वो सिग्नल को इन्वर्ट करेगी। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो किसको देंगे, वी पॉजिटिव को देंगे ना। तो इस केस में आप लोगों ने कहना है वी आई इन इज अप्लाइड या प्रोवाइडेड अप्लाइड अक्रॉस वी पॉजिटिव। इस केस के अंदर आप लोगों ने वी इनपुट जो होगी वो प्रोवाइड करनी है किसको, वी पॉजिटिव के क्रॉस देनी है। वी इनपुट आप लोगों ने किसके क्रॉस देनी है, वी पॉजिटिव के क्रॉस देनी है। देख लें ये वी इनपुट होगी, ये आप लोगों ने इस केस में वी पॉजिटिव के क्रॉस दे दी। मैंने कल क्या बात बताई थी, मैंने कहा था जिसको इनपुट देते हैं जो दूसरा बच जाता है उसको ग्राउंड करते हैं एक को वी इनपुट देंगे और दूसरा जो बच जाएगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, ग्राउंड करना है। इसको फिर आप लोगों ने ग्राउंड करना। तो देखिए इसमें आप लोगों ने किसको ग्राउंड किया, भला वी नेगेटिव को आप लोगों ने ग्राउंड कर दिया। किसको ग्राउंड किया, वी नेगेटिव को। लेकिन ये तो ओपन लूप गेन है, हमें तो क्लोज लूप गेन चाहिए। तो क्लोज लूप गेन के लिए दोबारा वही काम करना है कि आप लोगों ने देखे ना, अगर आपको याद हो तो कल मैंने बोला था कि हम जो ओप एम्प पढ़ रहे हैं वो ओप एम्प में नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने बोला था कि अगर आप एमसीक्यू आ जाए कि ओप एम्प की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है हम यूज़ करते हैं, तो हम ओप एम्प की नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैंने क्या बोला था, जब आउटपुट को नेगेटिव इनपुट के साथ लगाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक उसे बोलेंगे ना। आउटपुट को जब नेगेटिव इनपुट के साथ लगाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। तो इसमें होता ये है कि आप लोगों ने जो ओप एम्प कोई भी पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिंग पढ़ रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने इसको देना नेगेटिव फीडबैक ही है। नेगेटिव फीडबैक का कल भी मतलब बताया था, आउटपुट को नेगेटिव इनपुट के साथ कनेक्ट करना। आउटपुट को नेगेटिव इनपुट के साथ आप लोगों ने इस केस में भी कनेक्ट करना। ठीक, तो दोनों में सर्किट में कॉमन चीज़ क्या है, ये कॉमन है। इसको अब आप लोगों ने इनपुट दी क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है, तो आप लोगों ने इसके साथ रजिस्टर लगा दिया और इसको आप लोगों ने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। वही कल वाला कंसेप्ट दोबारा आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अब आप लोगों ने देखना है कि वी पॉजिटिव को हम क्या दे रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ वी पॉजिटिव से बात शुरू करते होते हैं हमेशा, ठीक है, वी पॉजिटिव से बात शुरू करते हैं। वी पॉजिटिव यहाँ पर किसकी कुला रहा है, वी इनपुट के बराबर है, याद रखना है। इसमें नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के एम्स की शुरू कर रहा हूँ, वी पॉजिटिव किसकी कुला रहा है, वी इनपुट। वही पुरानी बातें हैं कि इसके दरम्यान में एक बहुत हाई रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में करंट फ्लो नहीं कर रहा, दो पॉइंट्स के दरम्यान में करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो आर आई इनपुट लिख भी देता हूँ वेरी हाई है, तो इस आर आई इनपुट में करंट का फ्लो जीरो होगा। आई जीरो समझ आ रहे हैं, इस आर आई इनपुट में करंट का फ्लो जीरो होगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस आई और इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो रूल्स हैं, अगर इन दो पॉइंट्स में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ज़रूरी है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल फिर आपस में क्या हो, सेम हो। अगर इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल फिर क्या होना चाहिए, सेम पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में सेम होगा तो अब मुझे बताएं वी पॉजिटिव किसकी कुला रहा है, वी इनपुट की कुला रहा है। तो वी पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर दो तो वी नेगेटिव भी किसकी कुल हो जाएगा, वी इनपुट की कुल हो जाएगी। यही इसमें गलती होती है बच्चों से। तो मैं कहता हूँ इसको याद रखने का तरीका ये कि अब यूँ समझ लें कि जो वी नेगेटिव के क्रॉस कौन सी वोल्टेज होगी, यानी वी नेगेटिव कितना होगा वो डिसाइड कौन करेगा, वी पॉजिटिव डिसाइड करेगा। यानी जो वोल्टेज ओप एम्प में वी पॉजिटिव की अक्रॉस होती है वो कैसे आती है वो तो हम बता रहा हूँ ना, वैसे रूल तो लिख रहा हूँ ना, लेकिन आप अपने लिए याद रख लें कि जो वोल्टेज वी पॉजिटिव की मिलेगी वही वी नेगेटिव होगी। इससे पिछले ओप एम्प में वी पॉजिटिव जीरो पे था, वी नेगेटिव भी जीरो पे था। हालांकि अब आप लोगों ने वी नेगेटिव वाली जो लाइन है उसको आप लोगों ने ग्राउंड किया है, लेकिन अब अगर आपसे वी नेगेटिव पूछेगा तो आप बोलोगे ये किसकी इक्वल आ रहा है, वी इनपुट के इक्वल है। ये इसके बेसिक एमसीक्यू भी हैं। मतलब अगर आपसे वो कहते हैं ना ये 5 वोल्ट है, ये कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो वी नेगेटिव आपसे पूछता कितना है तो वी नेगेटिव भी आप बोलते हैं कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट ही है। बस ये छोटी सी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे इसमें मसला है करंट का। ठीक है, इसमें करंट की बात हम करेंगे। करंट इसमें जो फ्लो कर रहा होगा रजिस्टर में से वो I1 करंट होगा और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो ज़ाहिर है कौन सा करंट होगा, I2 होगा। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर ये कैसे करंट फ्लो कर रहा है, ये तो ग्राउंड हुआ है। तो देखिए ग्राउंड भी पोटेंशियल डिफरेंस तो प्रोड्यूस कर नहीं ना, इधर 0 वोल्ट है। ग्राउंड होने का मतलब क्या होता है, आपने पाँव में जूते ना पहने हुए हो, आप किसी नेकेड वायर को हाथ लगाए ना जिसके ऊपर इंसुलेशन ना हो, या करंट क्यों लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टर है।
ग्राउंड भी तो कंडक्टर है ना, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, हमारी बुक में लाइन लिखी हुई है चैप्टर नंबर 11 में, अर्थ एक अच्छा कंडक्टर है। तो ग्राउंड अगर होगी कोई चीज़ तब भी करंट का फ्लो तो बनाएंगे, क्योंकि इस रजिस्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो अब भी आप करंट इसमें I1 ही लिखेंगे और इसमें करंट क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे। लेकिन और वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इस पॉइंट को मैं भी बोल देता हूँ कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ क्या होगा, आउटगोइंग के बराबर होगा। और वही रीज़न कि सिर्फ करंट क्यों नहीं फ्लो करके जा रहा, क्योंकि सिर्फ RI इनपुट लगा हुआ है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें करंट फ्लो नहीं करता। अब मसला रह गया कि इसकी I1 की इक्वेशन कैसे लिखें। बस ये फिक्स पॉइंट में लिख रहा हूँ, I1 कैसे लिख रहे हैं। क्या रूल था, जिस रजिस्टर में फ्लो कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस लिखें और उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, ठीक है ना, उसके दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। तो अब देख लें इसके इस एंड पे पोटेंशियल कितना बन रहा है, हम इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं 0 माइनस, इसके दूसरे एंड पे देखें पोटेंशियल सिर्फ कितना है, V नेगेटिव है, ही रूल बताया था ना लिखने का, 0 माइनस क्या हो जाएगा, V नेगेटिव आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो आपको ये रूल समझ आ गया ना कि आप लोगों ने I1 जब निकालना है, आप जब रूल से निकालेंगे उस माइनस आना है या प्लस आना है वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप लोगों ने वही जो मैंने पहले रूल बताया था, इनिशियल माइनस फाइनल इस रजिस्टर के क्रॉस, तो कितना हो जाएगा, V इनपुट किसकी बुला रहा है, V नेगेटिव, सॉरी V नेगेटिव किसकी बुला रहा है, V इनपुट। चले मैं इधर लिख सकता हूँ, I1 यहाँ से जो बनेगा इसकी जगह जब वैल्यूज पुट करेंगे माइनस V नेगेटिव की वैल्यू कितनी है, V इनपुट है ना, V इनपुट और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। बस ये सिंपल सी कहानी। अब वही बार बार मैं शोर नहीं करता कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो चल चुका होगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर शो करेगा अपोजिट इन डायरेक्शन। हम तो करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वो नेगेटिव साइन खुद शो कर देता है कि एक्चुअल करंट की डायरेक्शन क्या होगी। समझ की बात, तीन चीज़ें हैं, कोई सी दो गिवन हो, तीसरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब जो बारी आ जाएगी I2 की, I2 किस रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, R2 में से। R2 रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल लिखोगे, इसकी सिर्फ पोटेंशियल V नेगेटिव, इसकी सिर्फ पोटेंशियल आउटपुट। रूल क्या होता है, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करो, इनिशियल कौन सा V नेगेटिव माइनस फाइनल कौन सा है V आउटपुट। ये माइनस, ये वाला जो माइनस है ये सब स्क्रिप्ट में है ना, इधर नीचे लिख लो, चलो ये सब स्क्रिप्ट में, ये माइनस फार्मूले का। अब V इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे इधर ही पुट कर देते हो, तो V नेगेटिव किसकी बुला रहा है, V इनपुट माइनस V नॉट आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय R2 होगा। इसका मतलब कि इसका क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा। अगर आपसे नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का I2 कहता है कैलकुलेट करो, तो इसके लिए आपको इनपुट वोल्टेज भी पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको आउटपुट वोल्टेज भी पता होनी चाहिए, और आपको R2 की वैल्यू भी पता होगी, तब जाकर आप I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल आप क्या आएंगे, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है, ये वाला फार्मूला माइंड में रखेंगे, वो ऊपर तो मैंने लिख दी है। अब बात आ गई इसका क्लोज लूप गेन। इसका जो गेन होगा, ज़ाहिर लूप क्लोज होगी तो उसके गेन को क्लोज लूप गेन कहेंगे, और इस क्लोज लूप गेन का जो फार्मूला होता है 1 प्लस R2 ओवर R1 होता है। R2 और R1 क्या है वो ऑलरेडी आपको पता है। ये कौन सा फीडबैक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के लिए समटाइम न्यूमेरिकल में लफ्ज़ लिखा होता है फीडबैक रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर, ठीक है। इसको समटाइम क्या देते हैं, इनपुट रजिस्टर भी, ठीक है, समटाइम क्या देते हैं, इनपुट रजिस्टर भी, लेकिन ऊपर वाला कंफर्म है कि फीडबैक रजिस्टर होता है, ठीक है। अगर एक फीडबैक आपको पता चल गया तो फीडबैक लिखा हुआ है, दूसरे के साथ जो भी नाम लिखा होगा वो R1 नहीं होगा फिर, क्योंकि फीडबैक अगर लिखा हुआ है तो बस वो R2 है, जो बच गया वो R1 होगा। अब अदरवाइज सर्किट बना हुआ आ जाता है, सर्किट में तुम्हें पोजीशन भी पता होती है ना, इधर जो लगा होता है 1, इधर जो लगा होता है वो 2 होता है। अब इससे में नजर आ रहा है कि इसके फार्मूले में कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, गेन में कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, इसमें कि इसकी वजह से नो फेज शिफ्ट, इसकी वजह से इसमें किसी तरह का कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा। क्यों इसमें फेज शिफ्ट नहीं आ रहा, फेज शिफ्ट इसमें इसलिए नहीं आ रहा कि इसके अंदर कोई नेगेटिव साइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब कि फेज शिफ्ट इसमें नहीं है। बाकी बातें मैं वैसे बोल देता हूँ। इसमें भी देख लें, ये वाला जो गेन है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जो बातें मैंने पहले लिखी थी वो दोबारा आप लोग लिख लीजिएगा ना। ये वाला जो गेन है, बल्कि आप जनरल बात याद रखें कि क्लोज लूप गेन किसी भी ओप एम्प का हो, इन्वर्टिंग ओप एम्प हो या नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प हो, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, इंटरनल रेजिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करता। और R2 के साथ उधर भी उसका डायरेक्ट रिलेशन था, माइनस साइन तो उसमें फेज शिफ्ट का था ना, इधर भी R2 के साथ डायरेक्ट रिलेशन, उधर भी R1 के साथ इनवर्स रिलेशन था। उधर समझ आ रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, माइनस R2 और R1, इस माइनस साइन तो डायरेक्शन क्या है ना,
इसका मैग्नीट्यूड के साथ तो कोई लिंक नहीं है ना, तो ये मैं कह रहा हूँ R2 के साथ डायरेक्ट R1 के साथ इन्वर्स, इधर भी R2 के साथ डायरेक्ट R1 के साथ इन्वर्स। ये माइनस साइन डायरेक्शन का माइनस है, इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते जो गेन है वो कम हो रहा है, माइनस की वजह से ये गेन ज़्यादा हो रहा है। मतलब -50 गेन जो होगा और -100 गेन जो है, तो हम ये बोल रहा हूँ कि इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि -100 जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, -50 से, क्योंकि ये माइनस साइन जो है वो अलजेब्रिक माइनस नहीं है। ये जो माइनस इसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये माइनस साइन किसके, डायरेक्शन का माइनस है। इसकी वजह से आप चीज़ों को छोटा बड़ा होना डिसाइड नहीं करेंगे, तो छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन मैं कुछ आपको करवाता हूँ बाद में, ज़रा देखें। इसके सर्किट के तो वही क्वेश्चन आएंगे ना जिस तरह आप लोगों ने पिछले सारे क्वेश्चन में से R2 और R1 आपके पास थे ना, वही सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर लें। सपोज करें मैं एक आधा सर्किट लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर, सपोज करें ये वाला सर्किट आ गया, ये सर्किट है ना, ये सेम सर्किट अपने माइंड में रखो, और इस सर्किट का वो आपसे डिमांड ये कर रहा है, ये जो सर्किट आप लोगों को गिवन है, और आपसे कहता है कि इस सर्किट का जनाब आप उसे कैलकुलेट करके दें। सर्किट तो खैर अलहदा से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो सर्किट दूसरे क्या है, नया क्वेश्चन सर्किट बना लेते हैं। सपोज करें क्योंकि वो तो क्लोज लूप, सॉरी इन्वर्टिंग ऑप एम्प का सर्किट है ना, इसमें नॉन इन्वर्टिंग का सर्किट अलहदा होगा। मैं थोड़ी सी चेंजेस भी करता हूँ ताकि आप थोड़ा मतलब आइडिया हो जाए। पहला सवाल उसी तरह करवाता हूँ सिंपल मेथड से, वी इनपुट वी नॉट, ठीक, इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है, ग्राउंड किया हुआ। अब आपको ये R2 रजिस्टर इधर कोई लिख लें 2 किलो ओम लिख लें, इधर 10 किलो ओम लिख लें। अब आपसे कहते हैं इसका गेन कैलकुलेट करें। सर्किट जब बना हुआ था उसने नहीं बताया होता कौन सा ओप एम्प है, कहता है गेन कैलकुलेट करो। जब सिंपल गेन बोलता है क्लोज लूप गेन ही कैलकुलेट होता है। जब ये सर्किट क्लोज बना हो तो क्लोज लूप गेन ही पूछता है वो। ओपन लूप गेन के लिए तो पता है ना, इन दोनों का डिफरेंस हमें उसे देना पड़ेगा ना, ये शुरू में सवाल करवाया था। अच्छा, ये क्लोज लूप गेन का सवाल है क्योंकि लूप क्लोज हो रही है। क्या फार्मूला होगा, आप पहले तो लिख लेंगे ये कौन सा ओप एम्प है, इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग। इधर से देखें ये वी पॉजिटिव के साथ इनपुट है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। यानी जिस ओप एम्प की हम बात कर रहे हैं ये ओप एम्प कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है ना। इसके गेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + R2 / R1 होता है। तो गेन इज इक्वल टू 1 + R2 कितना आ रहा है 10, पता है ना ऊपर वाला होता है 10 किलो ओम, ये कितना आ रहा है 2 किलो ओम। ये किलो किलो पूरा कैंसिल हो गया, अब यूनिट में हमें मसला नहीं बनेगा, 5 टाइम कैंसिल हुआ, तो गेन इक्वल टू 1 + 5। इस केस में जो गेन होगा वो 6 के इक्वल होगा। बहुत आसान सी बात, ये सर्किट आपको पता होता आप उसका गेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं बनता। एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इसमें एक सवाल मैं ये ले लेता हूँ, सपोज करते हैं जनाब आपका ये सर्किट ये आपका V नेगेटिव, ये आपका V पॉजिटिव, इसको आप लोगों ने इधर भी इनपुट दे दिया और इसको आप लोगों ने इसके साथ ग्राउंड कर दिया। अच्छा ये चीज़ होती है। अब इस केस में मैं ये सर्किट बना रहा हूँ, सर्किट चले अभी मैं इधर लगा देता हूँ, कुछ लगा देता हूँ, कुछ लगा दिया आपके लिए। ये 2 किलो ओम, ये अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच्चे सर्किट बना हुआ आ गया ना पेपर में, और आपसे कहता है इसका गेन बताएं। पहली बात तो ये है कि ये देखें ये है कौन सा, प्लस वाले को इनपुट गिवन है तो कौन सा ये नॉन इन्वर्टिंग। पहले तो ओप एम्प डिसाइड करें डायग्राम देख के, नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है फार्मूला इसका अपना लिख से 1 + R2 / R1। R2 कितना है लिखा हुआ है सवाल में 2 किलो ओम है, R1 कितना है देखिए। मैं अक्सर कहता होता हूँ आप लोगों का AC लगा हुआ है, आप जिस कमरे में बैठे हैं अगर उस कमरे में AC लगा हुआ है तो उसको देखें ना, अगर आप AC और स्विच के दरम्यान में जो तार है वो तार ही ख़त्म हो जाए, यानी यूँ AC लगा हुआ है, ये AC है, इस जगह पर इसका स्विच लगा हुआ है और इसके दरम्यान में ये केबल की वायर है, ये AC है, ये इसका स्विच है और इधर ये वायर जा रही है। अब अगर वायर ही काट दें, स्विच और AC के दरम्यान में वायर ही काट दें, तार ख़त्म कर दें, तार लगी नहीं हुई है अब इधर से इधर, तो इन दोनों के दरम्यान में रेजिस्टेंस 0 होगी, इनफाइनाइट होगी।
अक्सर लेजेंड्स कहते हैं रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब ये है कि मैंने स्विच और एसी के दरमियान में जब तार को निकाल दिया तो रेजिस्टेंस जीरो का मतलब ये होगा कि ये बेसिकली इसके दरमियान में सुपर कंडक्टर लग गया है। मतलब यहाँ से स्विच ऑन करोगे एसी ऑन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो का मतलब तो ये है कि सुपर कंडक्टर लगा हुआ है दरमियान में। कनेक्शन खत्म हो गया ना, कनेक्शन खत्म हो जाने को रेजिस्टेंस जीरो नहीं कहते। कनेक्शन खत्म हो जाने को तार खत्म हो जाए, तार हटा दें, तार हटाने के बाद कनेक्शन भी खत्म हो गया ना, तार ही नहीं लगी, वायर नहीं लगी हुई इसके दरमियान में, तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं हुई, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। जो भी सिंबल होगी आर लिखना, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। मतलब जब किसी जगह पर कनेक्शन खत्म हो जाए, कनेक्शन खत्म हो जाए वहां पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। दोबारा आ जाए वापस, इधर R1 होती थी, बल्कि ऊपर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस R1 होती थी जो इस पॉइंट को ग्राउंड के साथ मिलाती थी। ये R1 होती थी जो इस पॉइंट को ग्राउंड के साथ मिलाती थी। यहाँ नीचे वो तार ही नहीं है, आप लोगों ने वो वायर ही खत्म कर दी है जो इस पॉइंट को किस साथ मिलाएगी, ग्राउंड के साथ मिलाएगी। जब वायर ही खत्म हो गई तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट। वायर खत्म होगी, तार खत्म, तार ही खत्म होगी, वायर लगी ही नहीं हुई। जब वायर कनेक्टेड ही नहीं है तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगी उसकी जीरो नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इसका गेन बताओ जी कितना होगा। इसका गेन प्यारे बच्चों बनेगा 1 + R2 जितना भी है उसको छोड़ दें, R1 कितना है, इनफाइनाइट। समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, कुछ ओवर इन्फिनिटी, जीरो। इस केस में इसका गेन जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कंसेप्ट समझ आ गया आपको। इस केस में इसका जो गेन बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। उम्मीद आपको कंसेप्ट समझ आ गया। मैं इसी सर्किट में थोड़ी और हेरा फेरी करके आपको एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। सपोज करें आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ये आउटपुट वोल्टेज, ये हमारे पास वी नेगेटिव, ये वी पॉजिटिव। अच्छा ये ना माइंड में रख लेना कि वी पॉजिटिव हमेशा नीचे ही होती है, वो पेपर में मर्जी से चेंज भी कर सकता है। वी पॉजिटिव ऊपर लिखते हैं भी, मैं चले वही सर्किट बनाता हूँ ताकि आपसे सर्किट में गलती आपसे ना हो सके। अच्छा उसको एक और सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सपोज करेंगे 5 देखिए, सपोज करें आपका सर्किट कुछ यूँ ओप एम्प का बन के आ गया। कहते हैं ये कोई ओप एम्प है, इसमें वो कह देता है कि ये आपके पास वी पॉजिटिव है और इसमें आपका वी नेगेटिव है। मैं थोड़ा सा चेंज किया, वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव है, और इसमें आपका सर्किट यूँ बना देता है। ये जरा आप इस पर गौर कीजिए, इसने सर्किट यूँ बना दिया और इसके साथ उसमें वी इनपुट लगा। अब देखिए ना, आप लोगों ने गेस करना है कि ये है कौन सा ओप एम्प, कौन सा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने गेस करना है ओप एम्प कौन सा है। देखिए ओप एम्प तो डिसाइड होगा कि आप लोगों ने इनपुट किसको दी है, ये नहीं होगा ऊपर नीचे वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव लिखे होते हैं वो मैटर करते हैं। हाँ ना लिखे हुए हो वैसे एमसीक्यू वो ठीक नहीं होगा, ना लिखे होंगे तो फिर आप माइंड में रख लीजिएगा ऊपर नेगेटिव होगा नीचे पॉजिटिव होगा, अगर ये ना लिखे हुए हैं। लेकिन लिखे होंगे, लेकिन अगर सपोज करें उसने बुक के अकॉर्डिंग एमसीक्यू बना दिया, उसने कहा लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो ऊपर फिर आप नेगेटिव समझेंगे और नीचे को पॉजिटिव। लेकिन अगर लिखे हुए हो तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे इसका, ठीक है। तो अब ये हमें समझ आ गया कि वी पॉजिटिव को इनपुट दे रहा है। अगर वो वी पॉजिटिव इनपुट दे रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा है, वी पॉजिटिव के साथ इनपुट दे रहा है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है ना। ये तो आसान सी बात है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है। अब अगली कहानी आ जाती है, इसके गेन का फार्मूला क्या होगा, 1 + R2/R1 होगा। R1 कौन सी रेजिस्टेंस है जो इस वी नेगेटिव को ग्राउंड के साथ मिलाती है, R1 कौन सी जो वी नेगेटिव को ग्राउंड के साथ मिलाती थी, यहाँ वो लगी हुई है, यहाँ तो वो लगी ही नहीं हुई। समझ आ रहा है ना, इसके साथ ग्राउंड की तरफ जानी थी ना, वो है ही नहीं, तो वो तो इन्फानाइट है, वो तो इन्फानाइट है। R2 आपसे पूछता है, ये भी सवाल आ सकता है R1 कितना है, यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ जरूरी नहीं गेन पूछे आपसे, R1 और R2 पूछ सकते हैं। R1 इन्फानाइट है, क्यों, क्योंकि वो आपको याद होगा वी नेगेटिव के साथ यहाँ पर लगा कर मैंने इसको ग्राउंड के साथ चिपकाना था, वह है ही नहीं। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। R1 इस केस में इन्फानाइट है, जरूरी नहीं गेन पूछे, R1 और R2 की वैल्यू भी पूछ सकता है सर्किट देकर, ठीक है। R2 कितना है, R2 वो रेजिस्टेंस है जो इसको आउटपुट के साथ मिलाती है। क्या अब भी ये नेगेटिव फीडबैक है, बिल्कुल अब भी नेगेटिव फीडबैक है, क्यों,
क्योंकि ये आउटपुट को नेगेटिव इनपुट के साथ मिला रहा है ना, तो नेगेटिव फीडबैक है। पहले ऊपर था ये बना हुआ, आज नीचे बना हुआ है। या कनेक्शन खत्म हुआ है या उसने रजिस्टर को हटा दिए, या कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, रजिस्टर को हटा दिए। कनेक्शन खत्म नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक चार्जेस तो जा सकते हैं, रजिस्टर को हटा दिए, R2 जो लगा था वो खत्म कर दिया, तो अब इनफाइनाइट नहीं होगा, अब ये क्या होगा, 0 होगा। यहाँ कनेक्शन खत्म हुआ है, कनेक्शन खत्म कर दिया, कनेक्शन एंड हो गए, या कनेक्शन बाकी है, रजिस्टर हटा दिया, तो यहाँ पर R2 0 होगा। ये फ़र्क है दोनों बातों में, बड़ा आसान सी बात है, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। तो 1 प्लस, अब आंसर तो वही आना है, 0 बाई इन्फिनिटी भी लिख सो तो गेन इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये बात आप सीख सकते हैं एग्जाम्पल 18.2 से भी। ये 18.2 एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके आपको बता दिया। उधर आप इसकी सीधी डायग्राम देख लेंगे ना, तो मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया है कि हो सकता है इंटरेस्ट में वो जो आपकी बुक वाली डायग्राम है उसको उल्टा करके दे दे, जिस तरह मैंने उल्ट दी है। आप यही क्वेश्चन वहाँ से बुक में 18.2 एग्जाम्पल में सीधा भी देख लेंगे, वो आंसर लिखे होंगे, आपको मसला नहीं बनेगा। ठीक हो गया, हमें इतना आइडिया हो गया। थोड़ा और क्वेश्चन में एक दो और क्वेश्चन इसके करवाता हूँ आपको, ताकि आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो जाए। देखिए, हमें पता है कि गेन का जो फार्मूला है ना, वो नॉन इन्वर्टिंग है, 1 प्लस R2 और R1 होता है। और ये मैं साथ में नहीं लिख रहा, मैं पता है किसका कौन सा गेन है, ये वाला है ना। ये जो गेन है ना, ये मैं पता है नॉन इन्वर्टिंग है, तो इसके साथ मैं नॉन लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1 प्लस ये जो R2 और R1 है, ये माइनस साइन तो फेस शिफ्ट का है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये गेन किसका है, ये इन्वर्टिंग का गेन लिखा हुआ है। ये वाली क्वेश्चन भी मैं पता होनी चाहिए। नॉन इन्वर्टिंग का गेन इक्वल टू होगा 1 प्लस गेन ऑफ इन्वर्टिंग। माइनस सर क्यों नहीं लिखा, माइनस इसलिए लिखा कि आउटपुट पे क्या आ रहा है, नॉन इन्वर्टिंग आ रहा है ना, तो इसमें तो फेस शिफ्ट आता ही नहीं है, ये माइनस साइन तो फेस शिफ्ट का है ना। ये तभी माइनस आएगा जब आप लोग इन्वर्टिंग का गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन इन्वर्टिंग के गेन को अगर आप नॉन इन्वर्टिंग के फार्मूले में यूज़ करेंगे तो फिर वो माइनस साइन नहीं लिखेंगे। नहीं आई समझ, कोई मसला नहीं, मैं MCQ करवाता हूँ। देखिए देखिए, सपोज करें वो आपसे कहता है गेन जो है वो -100 है, ओप एम्प का गेन -100 है। उसने नहीं बताया कौन सा ओप एम्प है, हमें खुद पता है गेन अगर -100 है ओप एम्प का, तो ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है। इन्वर्टिंग ओप एम्प का गेन -100 है, गिवन है, सवाल में गिवन है। पूछ रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग का गेन बताएं। इन्वर्टिंग का गेन -100 है, नॉन इन्वर्टिंग का गेन बताएं। उसने नहीं बताया इन्वर्टिंग है, हमें माइनस पता चल गया ये इन्वर्टिंग है। कह रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग का गेन बताएं। अब इस बात को समझो, नॉन इन्वर्टिंग इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर अब जब आप लोगों ने गेन पुट करना है तो -100 लिखना है या 100 लिखना है, यहाँ पर 100 लिखना है, -100 नहीं लिख देना, क्योंकि वो माइनस साइन जो है वो किसका है, फेस शिफ्ट का। ये मैं कह रहा था कि जब इस गेन को आप इस फार्मूले में यूज़ करोगे तो आप लोगों ने माइनस साइन नहीं प्लस के साथ लिखना है, वो माइनस साइन तो फेस शिफ्ट का है, इसमें तो फेस शिफ्ट आ नहीं रहा ना। ये मैं बात कर रहा था कि जब इसके गेन को यहाँ यूज़ करोगे तो फिर आप लोगों ने प्लस के साथ लिखना है, तो इसका गेन 101 बनेगा। अक्सर बच्चे इसको यूँ सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं ये तो बड़ा आसान हो गया, 1 माइनस ये R2 और R1 जो है वो -100 है, -100 लगाएं तो -99 गेन। -99 की क्या मीनिंग है इसकी, मतलब वो ये तो आपके पास कौन सा नॉन इन्वर्टिंग का गेन नेगेटिव आना शुरू हो गया, ये तो बात ना हो गया ना फिर। ये मैं आपसे कह रहा था कि जब इस तरह का कोई सवाल आ जाए और आप लोगों से इन्वर्टिंग का गेन गिवन हो, नॉन इन्वर्टिंग का पूछा हुआ हो, तो आप लोग इस फार्मूले से इसको करेंगे। लेकिन जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो साइन आप लोगों ने पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर फेस शिफ्ट को शो करता है। इस तरह हल नहीं कर देना, ये गलत तरीका है। उम्मीद आपको बात समझ आ क्लियर हो चुका होगा। ठीक, यहाँ से मैं ये भी तो कंक्लूड कर सकता हूँ ना, फिर ये बात भी मैं समझ सकता हूँ ना कि जो गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग का, नॉन खाली लिख दो ना, रोटी लिख दो, नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इन्वर्टिंग के गेन से। ऐसे ही है ना। देखिए नॉन इन्वर्टिंग के अंदर 1 ऐड करेंगे तो उसका बनेगा 1 ही ग्रेटर होगा, लेकिन ग्रेटर तो है, तो नॉन इन्वर्टिंग का गेन 1 ग्रेटर होगा किससे, इन्वर्टिंग के गेन से। ठीक है बात, ये एक आसान सी बात है, अब आप लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये हमें आइडिया हो गया कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको आप इस बेसिक मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। या बाकी आपके अदरवाइज क्वेश्चन आते हैं, ये इन्वर्टिंग के गेन के क्वेश्चन है कि -R2 और R1, तो पूछ लेता होता है कि ये इन्वर्टिंग वाला जो गेन है वो 0 कब होगा। यानी पूछता है इन्वर्टिंग का जो गेन है
उसने ज़ीरो कब होना है, तो इन्वर्टिंग के गेन ने ज़ीरो कब होना है, ठीक है ना, जब R2 कितना पुट करेंगे 0 केल्विन, सॉरी केल्विन किधर से आ गया 0 ओम, और R1 0 नहीं पुट करेंगे, R1 को 0 पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा इन्फानाइट पुट करना, समझ आ रही बात की ना। R2 को 0 लो ना, 0 बाई समथिंग आंसर 0, R1 को इन्फिनिटी पुट करो, R2 बाई इन्फिनिटी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ आ गई बात। RI इनपुट का जो गेन है वो इन्फानाइट कब होगा, अगर पूछते हैं इसका गेन इन्फानाइट कब हो जाएगा, इसका गेन इन्फानाइट कब होगा, जब R2 को आप क्या कर दें इन्फानाइट कर दें, इन्फानाइट पुट करोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, या आप R1 को 0 पुट कर दो, ठीक है ना, R1 को 0 पुट करोगे समथिंग और 0 इन्फिनिटी, आसान मैथ है, कोई खास फिजिक्स नहीं, आसान बात है, समझ आ गई आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग पे चले जाते हैं। नॉन इन्वर्टिंग में वही बातें लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही आसान है, 1 + R2 और R1। इसका क्वेश्चन आता है इसका गेन 1 कब होगा, उसके 0 के क्वेश्चन आते हैं, इसके 1 के सवाल आते हैं। इसका गेन 1 कब होगा, इसका गेन 1 कब होगा, जब ये वाली टर्म 0 होगी, और ये वाली टर्म कब 0 होगी, ये लिखा हुआ ऊपर, नहीं भी लिखा हुआ तुम्हें पता है, इसने 0, ये गेन 1 कब होगा, जब R2 कितना हो जाएगा 0, या समथिंग ओवर इन्फिनिटी भी 0 होता है, या R1 कितना हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसका जो गेन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। बहुत आसान सी बातें हैं, इसमें आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो इसको आप इजीली जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। या अगर आपसे पूछता है नॉन इन्वर्टिंग जो है उसका जो गेन है वो इन्फिनिटी कब हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग का गेन इन्फिनाइट कब होगा, इन्फिनाइट तब होगा जब ये वाली टर्म इन्फिनाइट होगी, जब ये वाली टर्म इन्फिनाइट हो जाएगी तो इन्फिनिटी के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करो तो आंसर इन्फिनिटी होता है ना, तो ये इन्फिनिटी होना कब ऊपर लिखा नहीं हुआ, अगर हम R2 को इन्फिनिटी पुट करें, दोबारा सुने ध्यान से, R2 को इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अंदर 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनाइट ही आंसर आएगा। या दूसरी बात क्या होगी, R1 को 0 पुट कर दे, R1 को 0 पुट करोगे समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अंदर 1 ऐड करेंगे आंसर इन्फिनिटी। यही बस छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों आप लोगों से वो घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ सकता है। उम्मीद है अब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, इतना बड़ा आप लोगों के लिए इशू नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट यूनिट मेरा ख्याल है आपको यूनिट नंबर 13 बनेगा एमटी कैट वालों का। इसके लिए हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपके स्टूडेंट्स हैं एमटी कैट वाले, उनकी बुक का चैप्टर नंबर 19 होगा, और जो ईटा वाले हैं उनका चैप्टर नंबर उनकी बुक से 18 बनेगा। यूनिट मेरा ख्याल है 13 बनता है। ये बेसिकली जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने बड़े थोड़े से टॉपिक्स करने हैं। मैं एमडी कैट वालों के टॉपिक्स लिख सकता हूँ, एमडी कैट वालों ने टॉपिक्स कौन से करने में करना है, ठीक है। वैसे इसमें एक दो ही टॉपिक हैं जिनके एमसीक्यू आते हैं, वो एमडी कैट में है, बाकी जो है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। डेफिनेटली ईटा की क्लास में हम अपने करेंगे। उसमें एक तो कहता है फोटोन पे आप कुछ बात करें, ठीक है। फिर कहता है कि आप कुछ थोड़ी बहुत बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी करें, ठीक है। एक तो ये बात करें, फोटोन पे बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात करें, और कह रहे साथ में इसमें डी ब्रॉय रिलेशन पे भी बात करें, डी ब्रॉय रिलेशन। ये बस 3 टॉपिक है। फोटोन है, फोटो है तो असल में टॉपिक क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, बाकी तो दो बड़ी बेसिक सी चीज़ें ये इस पे आप लोगों ने बातें करनी। फोटोन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और डी ब्रॉय रिलेशन पे आप लोगों ने इस यूनिट में थोड़ी सी डिस्कशन करनी। मैं फोटोन थोड़ा कोशिश करता हूँ जितना डिटेल से फोटोन पढ़ा सकूँ, मतलब फोटोन के क्वेश्चन आपको किसी जगह से भी आ जाए तो वो कवर हो जाए। तो फोटोन पे बात करते हैं जी, फोटोन क्या चीज़ है, ठीक है। फोटोन की अगर हम थोड़ी सी मैं बेसिक्स की तरफ जाऊँ ना, तो ये बातें तो न्यूटन से शुरू हो गई थी ना। ये लाइट की नेचर का इशू था ना, कि जो लाइट है उसकी नेचर कौन सी है, लाइट की वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है ना। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको समझा देता हूँ। नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले जो बात की थी ना, वो न्यूटन ने की थी बहुत पहले। यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में 1675 में सबसे पहले न्यूटन ने बात की। यानी 1675 में सबसे पहले न्यूटन ने बात की, और न्यूटन ने ये कहा
जो लाइट है ना, न्यूटन ने ये कहा जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर, न्यूटन ने ये कहा कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर, और इसने जो थ्योरी दी, ठीक है, इसने लाइट के बारे में जो थ्योरी दी थी वो मैंने आपको शायद पहले पढ़ाई थी। इस थ्योरी को हम बोलते हैं कार्सर्स थ्योरी है, कर्सर्स थ्योरी। और इन पार्टिकल को भी हम नाम कर्सर्स का नाम ही दे रहे होते हैं। ये वर्ड उसने कहा था कि न्यूटन ने 1675 में सबसे पहले ये बताया कि लाइट की पार्टिकल नेचर, और उसने जो थ्योरी दी उस थ्योरी का मैंने नाम लिख दिया, और उन पार्टिकल को उसने नाम ये कर्सर्स का नाम भी दिया था। तो सबसे पहले न्यूटन ने बात की, 100 साल तो न्यूटन साहब की बात सही मानी गई, लेकिन 1801 में आकर, ठीक है ना, दो एक्सपेरिमेंट हुए। दो एक्सपेरिमेंट कौन से हुए? एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, और दूसरा उन्होंने, बल्कि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इकट्ठे 19 साल में हुए थे। डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हुआ और पोलराइजेशन का फिनोमेना स्टडी किया गया। 1801 में ये वाले फिनोमेना स्टडी किए गए। डिफ्रैक्शन लोगों ने स्टडी की, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया, पोलराइजेशन का फिनोमेना स्टडी किया। तो वहाँ पर उनको आइडिया हुआ कि जो लाइट है उसकी तो वेव नेचर है। वहाँ पर उनको आइडिया हुआ लाइट की पार्टिकल तो नेचर है ही नहीं, लाइट की वेव नेचर है। और लाइट की वेव नेचर के बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो हाइजीन्स ने की थी। यानी हाइजीन्स ये कहता था लाइट की वेव नेचर। वो बात रहता है कि वो बात मैंने आपको करवाई हुई है कि वेव नेचर ऑफ लाइट को, वेव नेचर ऑफ लाइट जो प्रूव की थी ना, वो तो यंग्स ने की थी। वो बात अपनी जगह एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है कि वेव, ये एमसीक्यू आप लोगों ने किए में कि वेव नेचर ऑफ लाइट का आइडिया किसका था। ये तो मैंने ऑप्टिक्स में बात की हुई इस पर कि वेव नेचर ऑफ लाइट का आइडिया किसका था, वो हाइजीन्स का था। तो हम तो आइडिया की बात कर रहे हैं ना, आइडिया किसने दिया था? आइडिया तो हाइजीन्स ने दिया था, लेकिन प्रूव किसने किया था? वो यंग्स ने प्रूव किया था। ये ऑप्टिक्स के एमसीक्यू था, यहाँ हमारी वो डिस्कशन नहीं है कि किसने आइडिया दिया था, किसने प्रूव किया था। हम बात कर रहे हैं कि पहले शुरू में लाइट की पार्टिकल नेचर थी, फिर हाइजीन वगैरह जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, पार्टिकल नेचर नहीं है, ये वेव नेचर है, ठीक है। उसके बाद जनाब 1905 में जब बातें शुरू हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जब बातें शुरू हुई किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें शुरू हुई, तो उस वक्त जो था वो आइंस्टाइन ने कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम सारा आइंस्टाइन का है। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो लाइट है ना उसकी पार्टिकल नेचर, आइंस्टाइन ने भी यही कहा कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, और इन पार्टिकल को उसने नाम किसका दिया? फोटॉन्स का नाम दिया। 1905 में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने दिया, तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर है, और उन पार्टिकल्स को आइंस्टाइन ने नाम किसका दिया? फोटोन का नाम दिया। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बात की है, ठीक है। थोड़ा और इस पे बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। तो ये आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि ये क्या क्या चीज़ें थी ना। असल में अगर हम थोड़ा सा और इसकी बेसिक पे जाएं तो 1900 में ये रेडिएशन की पार्टिकल नेचर का मसला कहाँ शुरू हुआ? 1900 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक साइंटिस्ट हुआ मैक्स प्लैंक। 1900 में एक बंदा हुआ मैक्स प्लैंक, वो स्टडी कर रहा था, किसकी स्टडी कर रहा था? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। मैक्स प्लैंक जो था वो स्टडी कर रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। उसने ये कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसिस्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उसने नाम दिया क्वांटा का। देखिए ना, रेडिएशन भी बेसिकली लाइट ही कोई कहते हैं ना, रेडिएशन भी तो लाइट ही होती है, ठीक है, रेडिएशन लाइट ही होती है, और क्या होती है? लाइट ही होती है। 1900 में मैक्स प्लैंक स्टडी कर रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को, या ब्लैक बॉडी की लाइट को स्टडी कर रहा था, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ब्लैक बॉडी की लाइट को स्टडी कर रहा था, तो उसने बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसिस्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के बारे में जो पार्टिकल नेचर का कंसेप्ट है वो किसने फर्स्ट टाइम दिया था? वो मैक्स प्लैंक ने दिया था। लेकिन मैक्स प्लैंक का जो आइडिया था वो लिमिटेड आइडिया था,
ये पार्टिकल नेचर कंसिस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, तो क्वांटा भी बेसिकली पार्टिकल ही बन गया ना, ये पैकेट ऑफ एनर्जी था, इसको हम पार्टिकल कह सकते हैं। लेकिन इसका आइडिया लिमिटेड था, इसका आइडिया सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की लाइट के लिए था, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए था, ये यूँ कह लें कि ब्लैक बॉडी की लाइट के लिए था ना। तो आइंस्टाइन ने कोई नई बात नहीं की, आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ मैक्स प्लैंक, आइंस्टाइन एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ मैक्स प्लैंक। तो ये आपको बड़ा अच्छा एमसीक्यू है कि आइंस्टाइन ने किसका आइडिया एक्सटेंड किया था, लाइट की पार्टी का नेचर के बारे में। अब आपको आइंस्टाइन और उसमें फ़र्क भी समझ आ जाएगा, वैसे तो मैंने एफएससी में भी समझाया है कि आइंस्टाइन एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ मैक्स प्लैंक, उसने मैक्स प्लैंक के आइडिया को एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ मैक्स प्लैंक। और आइंस्टाइन ने ये कहा कि नॉट ओनली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, not only black body radiations have particle nature, इसने कहा कि ना सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर होती, बल्कि इसने कहा ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। तब आपको समझ आ गया ये बात एक ही है कि उसका जो आइडिया था मैक्स प्लैंक का आइडिया, वो सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए था। आइंस्टाइन ने उसका आइडिया को एक्सटेंड कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि आप सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर ही ना रहें, बल्कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और इसके अलावा जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उनको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। एंड देन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को नाम किसका दिया था, फोटॉन का। तो आइंस्टाइन और प्लैंक्स में फ़र्क समझ आ गया। प्लैंक्स का आइडिया सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए था, जिसके लिए उसने वर्ड क्वांटा यूज़ किया था। फोटॉन वर्ड आइंस्टाइन का है, और फोटॉन जब हम वर्ड बोलते हैं जिसका मतलब होता है किसकी डिस्कशन हो रही है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कशन हो रही है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्या चीज़, फोटॉन। फोटॉन्स के बारे में एक लफ्ज़ यूज़ होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी पैकेट भी यूज़ करते हैं, एक इसके लिए कुछ लोग जो है ना वेव पैकेट भी वर्ड यूज़ कर रहे थे, वेव पैकेट्स भी वर्ड बोलते हैं। एनर्जी पैकेट बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन वेव पैकेट भी इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। पैकेट्स है ना, मतलब यूँ समझ लें कि आप क्या मैं समझाऊँ, मिल्क है ना, मिल्क जो है वो आपके पास बहुत बड़े बर्तन में था मिल्क, 25-30 लीटर मिल्क है, और वो यूँ फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो उसकी तो वेव लाइक नेचर है ना, फ्लूइड की तरह यूँ फ्लो करता हुआ जा रहा है। अगर आप उसी मिल्क के छोटे छोटे मिल्क पैक बना दें, छोटे छोटे डब्बों में डाल दें, तब उसके क्या बन गए, पैकेट्स बन गए, पैकेट्स ऑफ मिल्क हो गए। कुछ ऐसे ही हो रहा है ना। ये कहते थे पहले वेव की यू वेव नेचर है, लाइट की वेव नेचर है। अब ये कह रहे हैं कि लाइट की वेव नेचर नहीं है, अब लाइट की कौन सी, पार्टिकल नेचर है। अब उसकी वो मिल्क यूँ फ्लो करता हुआ आ रहा था, अब उसके डब्बे छोटे छोटे पैकेट बना दिए, मिल्क पैक, हबीब मिल्क, पता नहीं कौन से होते हैं इस तरह, ये छोटे छोटे पैकेट्स बन गए। तो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, इनको पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट भी बोलते हैं। और वेव पैकेट क्या है, फोटॉन है। प्लैंक ने सिर्फ कहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पैकेट्स होते हैं, आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ब्लैक बॉडी में नहीं खाली, बल्कि जितनी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आल्सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हैं, उसमें मेनली इंफ्रारेड है, हमारे कोर्स में नहीं है, हम ईटा में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता है ना, वो कौन सी हीट की वेव्स है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मेनली कौन सी वेव है, इंफ्रारेड रेज है। तो आप यूँ माइंड में रख सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर मेनली कौन सी है, ज़्यादातर तो इसमें इंफ्रारेड पोर्शन आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, हीट की रेडिएशन है, हीट की रेडिएशन, उसने उसके बारे में बात की। ठीक है, चलें अब मैं कुछ हिस्ट्री छोड़ कर कुछ प्रॉपर इस पर थोड़ी अच्छी डिस्कशन शुरू करते हैं, ताकि आपको इसके एमसीक्यू समझ आ जाए। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री का टच इसलिए दिया है कि सम टाइम ऐसा होता है ना कि कोई हिस्टोरिकल एमसीक्यू आ जाता है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं फोटोन की जो प्रॉपर वर्डिंग के एमसीक्यू होते हैं। हिस्ट्री ज़रूर तैयार कीजिएगा। फोटोन के बारे में पहला लफ्ज़ याद रखना है, फोटोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। फोटोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, फर्दर सबडिवाइडेड मतलब जो फोटॉन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब मैंने बोला ना, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये फोटॉन है,
इस फोटोन का आधा फोटोन नहीं हो सकता, मतलब ये फोटोन पैकेट बना ना, आप इस पैकेट के 2 हिस्से नहीं बना सकते। ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, फोटोन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। वैसे अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स आती है, इलेक्ट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको मिक्स नहीं करना चाह रहा। मॉडर्न फिजिक्स का वर्ड नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स का वर्ड है एलिमेंट्री। एंड पे मैंने पढ़ाए होंगे। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, फोटोन भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। मतलब ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। फोटोन न्यूट्रल होता है, ऑल फोटोन आर न्यूट्रल। जिस किसी भी वेव का फोटोन है, फोटोन किसका होता है? रेडिएशन का होता है, रेडिएशन लाइट होती है। सारे फोटोन न्यूट्रल होते हैं। फोटोन जो होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता। वो तो बात मैंने पहले ही बता दी है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर फोटॉन्स हैं। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न्यूट्रल हैं। अगर सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर फोटॉन्स हैं तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर कौन सी हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना। और हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन का डायरेक्ट रिलेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। किसी भी फोटॉन की एनर्जी, किसी भी फोटॉन की एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच एफ हो जाएगा। एच यहाँ पर आपको पता है क्या चीज़ है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, बहुत फेमस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू सबको याद है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसकी यूनिट होती है। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल आप क्या आएंगे? आपसे कहेगा एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आप बता सकते हो। एच तो आपको पता है, आपको उस फोटोन की क्या पता हो? फ्रीक्वेंसी पता हो ना। फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप उस फोटोन की क्या बता सकते हैं? एनर्जी भी बता सकते हैं। यानी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम उसकी एनर्जी को भी बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये जो ई इक्वल टू एच एफ लिखा है ना बच्चे, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू एन एच एफ लिख सकता हूँ। ये जो लिखी एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, एच एफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स है, एनर्जी ऑफ एन फोटॉन। एन फिर क्या हुआ? एन नंबर ऑफ फोटॉन, वन जो 1 2 3 एंड सो ऑन होंगे। एन यहाँ पर क्या होंगे? नंबर ऑफ फोटॉन होंगे। मतलब आपको समझ आ रही बात कि एक फोटॉन की एनर्जी एच एफ होती है और एन फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू एन एच एफ होगी। मतलब 2 फोटॉन है तो 2 एच एफ, 3 फोटॉन है तो 3 एच एफ होगी। ये हमें एनर्जी इनकी समझ आ गई। अब जब फोटॉन्स की एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया आप इस फार्मूले से इसको हल कर लोगे, एच एफ से। एच की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल की पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में गिवन होगी, फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। अब होता ये कि इस एनर्जी का जब आप आंसर निकालोगे ना इस फार्मूले से, तो आंसर जूल में आ जाएगा, क्योंकि आप सिस्टम इंटरनेशनल में एच की वैल्यू यूज़ कर रहे हो, एफ भी सिस्टम इंटरनेशनल में। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होंगे। तो आपको पता है ना 1 जूल जो होता है वो किसके होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। वो तो आसान से क्वेश्चन आते हैं, इनके न्यूमेरिकल आते हैं। एफ आपको गिवन है, आप लोगों ने एफ की इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, सिस्टम इंटरनेशनल में हल किया, आंसर जूल में आ गया। फोटोन की एनर्जी ज़्यादातर जूल में नहीं गिवन होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होती है। 1 जूल किसकी किलोग्राम? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो इस जूल की जगह पर आप ये वाला नंबर उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो भी आपका आंसर होगा, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपका जो एनर्जी जो भी आ रही होगी वो एनर्जी फिर बच्चों आप लोगों की किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ज़्यादातर जब एमसीक्यू आते हैं तो आंसर जूल्स की बजाय किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखे होते हैं। आपको कन्वर्ट आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, मैं शायद भूल ना जाऊँ। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। पहले ही बताया था लेकिन अभी बात हो रही है तो बता देता। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एल के एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों की आपस में सेम होती हैं यूनिट एंड डायमेंशन, बोथ हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। प्लैंक्स कांस्टेंट की और एंगुलर मोमेंटम की आपस में दोनों चीज़ें सेम है, दोनों की आपस में यूनिट भी सेम है और दोनों की आपस में डायमेंशन भी सेम है, बोथ हैव सेम यूनिट एज वेल एज डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ई इक्वल टू एच एफ। एफ को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्वेंसी है ना, सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। सी क्यों लिखा है? फोटोन की स्पीड सी होती है, फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो एफ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बाय क्या लिख सकता हूँ? लेमडा भी लिख सकता हूँ। तो अगर आपको वो जो फोटोन है
उसकी फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हल हो चुका है सवाल। अगर उस फोटोन की वेवलेंथ गिवन हो, फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन ट्रेवल करता है किससे, स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में वंडरफुल सी बात है कि सी जो स्पीड होती है वो किस में होती है, वैक्यूम में होती है। आपको फोटोन की वेवलेंथ गिवन हो, फोटोन ना भी लफ्स यूज करे, वो रेडिएशन वर्ड यूज करे, आपको कहता है किसी रेडिएशन की वेवलेंथ गिवन है, जरूरी नहीं है फोटोन फोटोन ही खेलते रहें, वैसे भी सवाल आ सकता है किसी रेडिएशन की वेवलेंथ जनाब गिवन है और कहता है उस रेडिएशन की आप एनर्जी बताएं, वेवलेंथ पता है तो एनर्जी बता सकते हैं। इसके लिए देखें आपको एच और सी पता है, एच पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू याद है 6.625 इंटू जो भी लिखी -34, सी 3 इंटू 10⁻⁸ है। तो हम क्यों ना इसको याद ही कर लें, क्या जरूरत है पेपर में हम इंटरेस्ट में बैठे हों और हम एच और सी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम याद कर लेते हैं। हमने बल्कि याद कर ली है 1.98 इंटू 10⁻25, बात ख़त्म होगी, डिवाइड बाय लैम्डा, और इसकी आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। समझ नहीं बात को? ये सिस्टम इंटरनेशनल में आप लोगों ने एच और सी को सॉल्व किया, ये बन गया। अब सपोज करें आपका न्यूमेरिकल आ गया, क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, या मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 1.98 को राउंड ऑफ करके 2 भी तो लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, राउंड ऑफ कर देते हैं 2। ये तो खैर सवाल पे डिपेंड करेगा ना, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो ऑप्शन डिसाइड करेंगे। ओवर वेवलेंथ आंसर जूल में आ गया, तो आपको बड़ा आसान नहीं हो गया फिर तो। अगर आपको किसी रेडिएशन की जनाब आप वेवलेंथ की मैंने किसी फोटोन की वेवलेंथ की मैंने और उस फोटोन की आपसे एनर्जी पूछता है, तो आप लोगों ने उस वेवलेंथ को इस नंबर से डिवाइड कर देना। ये अगर 9/8 की फॉर्म में होगा देख के आइडिया हो जाता है ना, तो इस वेवलेंथ से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सी बात, कोई मुश्किल ही नहीं है, कर लेंगे सर। सपोज करें वो कहते हैं कि रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ है वो 2 नैनोमीटर है, एक फोटोन है एक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ 2 नैनोमीटर है, उसकी एनर्जी बताएं। कोई मसला नहीं, 2 इंटू 10⁻25, वेवलेंथ कितनी 2 नैनोमीटर, 2 इंटू पावर -9, हमारा आंसर तो जूल में आ रहा है। 2 2 से कैंसिल हो गया, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाए 10⁻25 + 9, 10 एक पावर क्या हो जाएगी 34 जूल हो गया, सवाल हल हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद कर लिया कि एच और सी का आंसर हमने जूल में याद कर लिया। अगर आंसर हमें पता चल जाता है कि अगर इसके आंसर पॉइंट्स में होते तो हम ये 198 वाले से कर लेते, अगर आंसर राउंड ऑफ में है तो हम उधर से कर लेते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये क्वेश्चन देख के समझ आ जाती है। एक बात होगी। अब एक बच्चा कहता है नहीं सर मुझे वेवलेंथ ही दी गई है, मुझे वेवलेंथ गिवन और मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने बता दी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, जूल आ गया एंड पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। एक बच्चा कहता है नहीं मैंने फार्मूला ही ऐसा याद करना है कि मैं डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आऊँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला लिख लें 1.24 इंटू 10⁻⁻6 ओवर लैम्डा हो जाएगा। अब अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना तो आपका डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। आपको ये बात समझ आ रही है ना कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे वेवलेंथ गिवन है और जो मुझे वेवलेंथ गिवन है उसके बाद डायरेक्ट मेरा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ जाए, जूल में आ जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, तब डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लो। इसमें जो वेवलेंथ होगी उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर डायरेक्ट किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा ये आपको समझ आ गया कि आप लोगों का जो डायरेक्ट आंसर इस केस में आएगा वो किस में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ रहा होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे ख्याल आप कर लेंगे, इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है कि अगर आप इस आंसर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1.24 इंटू पावर -6। मैं एक छोटा सा और काम करता हूँ, असल में हमें चले वो आप मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इस तरह ही आप इसको याद रखें 1.2। आप चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं, वैसे अगर आप पॉइंट्स के बिना लिखना चाहें 1240, कितने डिजिट्स मैंने पॉइंट्स की शिफ्ट किया, 1 2 और एक 0 पे लगाया, 3 डिजिट शिफ्ट किए, 3 डिजिट शिफ्ट किए किस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, 10 की पावर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये मैंने क्यों किया वो मैं बताता हूँ। असल में ज़्यादातर जो आपके सवाल आएंगे ना, ज़्यादातर जो सवाल आएंगे वो इस फार्मूले से हल होंगे। क्यों इस फार्मूले से हल होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं विजिबल लाइट के। किसके आते हैं, विजिबल लाइट की, उसकी वेवलेंथ होती है नैनोमीटर में गिवन। तो ये -9 जब लिखोगे तो -9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अगर आपको वेवलेंथ से नैनोमीटर में गिवन हो तो वो क्वेश्चन ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं, -6 के साथ भी याद रख सकते हैं
और -9 के साथ भी याद रख सकते हैं। सिर्फ किसका फ़र्क होगा, पॉइंट का फ़र्क होगा। और अगर क्वेश्चन नैनोमीटर में आ गया तो इससे करोगे ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। और आएंगे क्वेश्चन ज़्यादातर इसी फार्मूले के, क्योंकि आपको जितनी भी वेवलेंथ्स गिवन होती हैं वो किस में गिवन होगी, नैनोमीटर में गिवन होगी। तो आपको आइडिया हो गया, बड़े अच्छे शॉर्टकट बन गए। डायरेक्ट वेवलेंथ्स की जो वैल्यू आ रही पुट करो, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ जाएगा और वो आंसर आपका जूल में भी आ जाएगा। चलें अब आगे चलते हैं। ये एमसीक्यू तो आप लोगों ने हल कर लिए। फोटोन की मास की बात करते हैं। फोटोन की मास, ठीक है। वैसे फोटोन वर्ड है ना, आपको पता है क्लासिकल फिजिक्स में तो ये वर्ड ही नहीं था। ये जो फोटोन वर्ड है ये तो क्लासिकल फिजिक्स में था ही नहीं। ये वर्ड जो है ये तो मॉडर्न फिजिक्स का वर्ड है ना। तो अपने पास एक लाइन लिख लें, लिखें द मास ऑफ फोटोन is not defined, the mass of photon is not defined in sense of Newtonian mechanics, न्यूटन पता नहीं क्या स्पेलिंग है इसके, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं न्यूटन की जो मैकेनिक्स है ना। न्यूटन और गैलीलियो जो थे ना उनकी इकट्ठी मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। न्यूटन से न्यूटोनियन, पता नहीं न्यूटोनियन होगा क्या है, जो भी है। अच्छा, कह रहे हैं कि द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये लाइन एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, हमारी बुक्स की लाइन तो नहीं है लेकिन अच्छी लाइन है। तो अगर आपसे पूछते हैं ना न्यूटन की मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास ऑफ फोटोन क्या होगी, अक्सर बच्चे जीरो कह देते हैं। तो आप लोग चूज क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड। उनको पता ही नहीं था, उन्होंने इसको डिफाइन ही नहीं किया था। कोई चीज़ हो तो डिफाइन होगी ना, एक चीज़ न्यूटन के वक्त में थी नहीं तो न्यूटन उसको कैसे डिफाइन कर सकता है। ये तो आइंस्टाइन कर रहे हैं, 1905 में आके आइंस्टाइन वर्ड फोटोन बोल रहा है। न्यूटन को उस वक्त मरे हुए 100-150 साल गुजर चुका होगा, ज़्यादा अर्सा हो चुका होगा। वो 1675 समथिंग उसने थ्योरी दी है, उसको 2 साल गुजर चुके होंगे। उसको क्या पता क्या होता है, नॉट डिफाइंड इन न्यूटन। ठीक है, आपको याद हो गया। अच्छा ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब एक होता है फोटोन की रेस्ट मास। रेस्ट मास क्या होगी, फोटोन मास की सवाल करवा रहा हूँ। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगी, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगी, जीरो होगी। सिंपल मास ऑफ फोटोन भी पूछे ना तो उसका मतलब रेस्ट मास ही होता है। सिंपल मास ऑफ फोटोन भी पूछ लो, मतलब अगर वो रेस्ट मास का वर्ड ना भी लिखे, क्योंकि जो कॉमन वर्ड यूज होता है ना मास ऑफ फोटोन क्या होगी, तो हम जीरो ही कह देते हैं। क्योंकि हम कौन सी मास की बात कर रहे होते हैं, रेस्ट मास की बात कर रहे होते हैं। इन जनरल जब बात होती है तो रेस्ट मास की बात हो रही होती है। इसके फिजिकल मीनिंग क्या है, इसके फिजिकल मीनिंग ये कि फोटोन कभी रेस्ट में आता नहीं है ना। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो का मतलब है फोटोन रेस्ट में आता नहीं है, एक ये बात होती है। इससे ज़्यादा अच्छा वर्ड मैं भी थोड़ी देर तक बोलता हूँ, अब यूँ समझ लें E=mc² तो सबने सुन रखा है ना। हमें इस फार्मूला क्या बता रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। रेस्ट मास की फिजिकल मीनिंग बता दो। एक तो ये सादा से देसी से मीनिंग होता है ना कि रेस्ट में आता नहीं है, इसका मतलब है रेस्ट मास जीरो है, लेकिन कोई बात खास नहीं है, कुछ सही कंसेप्ट नहीं है। सही कंसेप्ट इसका ये है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी टोटल मास एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी टोटल मास एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर फोटोन की टोटल मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है तो इसकी रेस्ट मास क्या बची, फिर जीरो ही। रेस्ट मास मीन इसकी रिमेनिंग मास जिसने अभी एनर्जी में कन्वर्ट होना है। फोटोन की रिमेनिंग मास जिसने एनर्जी में कन्वर्ट होना है वो कितनी है, हम कहते हैं वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि फोटोन की टोटल मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। वैसे फिजिकल मीनिंग है, याद कर लें, अच्छी बात है। अदरवाइज वैसे सिंपल पता होना चाहिए कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होती है। और इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी है कि फोटोन की सारी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। अच्छा ठीक है, फोटोन की मैं लिख भी देता हूँ दोबारा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन ज़ीरो होती है। मतलब फोटोन की सारी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी, कोई रिमेनिंग मास नहीं है जिसने अभी एनर्जी में कन्वर्ट होना। एक बात, एक और फोटोन की मास होती है, 3 मास मैं पढ़ा रहा हूँ। एक फोटोन की मास होती है, इसे बोलते हैं वर्चुअल मास। वर्चुअल मास, ठीक है। वर्चुअल मास कैसे निकालेंगे, आइंस्टाइन ने कहा था एनर्जी mc² के बराबर होती है, प्लैंक्स कहता था एनर्जी hf के बराबर होती है, दोनों ही सही है। आइंस्टाइन कहता था mc² है, प्लैंक्स कहता था hf होती है। m यहाँ से अलग कर लें, m अगर हम निकाल लें तो hf/c² हो जाएगा।
ये असल में मैंने क्या किया, मैंने असल में फोटोन की जो मास थी ना, फोटोन की जो मास थी इसको वापस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मैथमेटिकली तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैथमेटिकली क्या करेंगे, जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है उसको h से मल्टीप्लाई करें और c स्क्वायर से डिवाइड करें, तो किसी भी फोटोन की आपके पास मास निकल आएगी। तो ये फोटोन की जो मास है वो वर्चुअल मास है। तो वर्चुअल मास किसी भी फोटोन की जीरो नहीं होती। वर्चुअल मास फिजिकली समझे जल्दी से, वर्चुअल मास का मतलब एक फोटोन है, उसकी एनर्जी है, HF एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी को c स्क्वायर से डिवाइड कर दो, उस एनर्जी को c स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो उस फोटोन की जो मास निकलेगी वो कौन सी है, वर्चुअल मास है। ये यूँ भी लिख सकता हूँ, m इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है उसको c स्क्वायर से डिवाइड करो, तो जो मास निकलेगी वो फोटोन की वर्चुअल मास होगी। ठीक है, आपको समझ आ गई बात। अब हमें समझ आ रहा है E इक्वल टू एच एफ होता है ना, E इक्वल टू एच एफ होता है, E का और F का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी मास भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी फोटॉन्स होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यार, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, हर एक की एनर्जी डिफरेंट। अगर हर एक की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिफरेंट है तो हर एक की वर्चुअल मास भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके जो फोटॉन्स हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर फोटॉन्स होते हैं, उन सब की रेस्ट मास सेम है, सबकी रेस्ट मास सेम है, और कितनी है, ज़ीरो है। लेकिन सबकी वर्चुअल मास जो है, सबकी जो वर्चुअल मास है वो सेम है, डिफरेंट है, सबकी वर्चुअल मास डिफरेंट है। जितने भी हैं सबकी वर्चुअल मास डिफरेंट है, रेस्ट मास सबकी सेम है, लेकिन सबकी वर्चुअल मास क्या होती है, डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, नहीं लिखा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, वर्चुअल मास डिफरेंट। मैं थोड़ी और भी इस पर बात कर दूंगा, लेकिन आपको बात समझ आ गई, आसान बात है। वर्चुअल मास सबकी डिफरेंट होगी। अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोटोन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फोटोन का मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन का सबसे फेमस फार्मूला P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। इसके न्यूमेरिकल आएंगे आपके। मोमेंटम ऑफ फोटोन एच बाई लैम्डा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, P लैम्डा उसका मोमेंटम। इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो इसी फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एच एफ बाई सी, एच एफ बाई सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फोटोन का जो मोमेंटम का फार्मूला होगा, इसको हम एच बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। लैम्डा की मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो लैम्डा किसकी ग्रोथ है, एफ बाई सी, उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन एच बाई लैम्डा भी होगा और एच बाई सी भी होगा। देखिए आप लोग पढ़ते हैं ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू एम सी इंटू सी, एम सी पी भी लिख सकता हूँ, पी इंटू सी। ये किसका मोमेंटम होगा, एम सी। कौन सी से मूव करता है, फोटोन ना। ये किसका मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम है ना। तो फोटोन के मोमेंटम को होना पी इक्वल टू ई बाई सी भी तो होगा ना। ये सारे फोटोन के मोमेंटम है, ध्यान से याद रखें। ई बाई सी स्केयर उसकी मास है, एच एफ बाई सी स्केयर उसकी मास है, एच एफ बाई सी उसका मोमेंटम है। समझ आ रही बात, एच एफ बाई सी उसका मोमेंटम है, इसमें मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। सी स्केयर आएगा तो वो क्या बनेगी, मास। सी आएगा तो उसका मोमेंटम होगा। ये सारे इसके मोमेंटम के फार्मूले। आपके आंसर क्या होता है, फोटोन का मोमेंटम का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सारे करेक्ट है, सब करेक्ट है, सब मोमेंटम ऑफ फोटोन, सब करेक्ट है। लेकिन अगर सवाल आ जाता है मोमेंटम ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, फिर ऑप्शन ये सिर्फ ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर ये सिर्फ ऑप्शन ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फिर ये ऑप्शन ठीक है। अक्सर बच्चे एच एफ को एनर्जी समझ बैठते हैं, ठीक है एनर्जी होती है एच एफ, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, वर्ड फर्क है। यहाँ पर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ पर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखा हुआ है। ये बच्चे थोड़ी सी बातें छोटी छोटी याद रखनी है कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको आइडिया होगी, ये चीज़ बन गई। अब इसके अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन बताओ, आपको सी स्पीड ऑफ लाइट पता है, अगर उसकी एनर्जी पता हो तो आप बता सकते हैं, बता सकते हैं। वेवलेंथ पता हो तो आप बता सकते हैं। सिर्फ एच से डिवाइड ही करना है, इसका क्या शॉर्टकट होगा, इसमें क्या शॉर्टकट होता है, इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको तो आप बता सकते हैं। इधर से भी मोमेंटम ऑफ फोटोन आप बता सकते हैं, इधर से भी डायरेक्ट बता सकते हैं। इधर से थोड़ा मसला है, क्या मसला है इधर से, इधर एच एफ बाई सी है ना, आपको एफ गिवन होगी ना, फिर एच बाई सी तो कांस्टेंट है। एच बाई सी को सिस्टम इंटरनेशनल में रख के सॉल्व करूँ तो 2.2
इंटू पावर -42 बन गई। इसको ऊपर पुट कर दो, P इक्वल टू 2.2 इंटू पावर -42 इंटू जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। हल हो गया। सिस्टम इंटरनेशनल में आंसर आएगा। जो मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, जो भी आप लिखते हैं, पता है ना आपको ना, यूनिट तो वही रहती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या आप इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। अब आपको समझ आ गया, H/C हल हो गया। जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी इसको इसके नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास किसी भी फोटोन जिसकी हम बात कर रहे होंगे उस फोटोन का आपसे मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बात होगी। बस मैं अब समरी आपको बताता हूँ इसकी, छोटी सी वाइंड अप करते हैं। अब इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं, यानी मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम पूरे की बात करूं, मैं इस तरह दरमियान में से उलझ नहीं रहा, मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ बात, तो वो रेडियो वेव से शुरू होगा। यानी यहाँ पर आपकी कौन सी वेव होगी? रेडियो वेव होगी। इधर AM वेव्स होंगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM मीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM वेव्स भी इनको बोलते हैं ना। FM मीन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड, जगह थोड़ी रह गई है, विजिबल रीजन, UV, इधर नीचे लिख दो, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारी। आप इस तरफ जा रहे हैं, ये उसके आगे आएंगे नीचे वाली। इस तरफ जाते हुए आपको पता है क्या कम हो रही है? वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, और एनर्जी भी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। मोमेंटम ऑफ फोटोन को ज़रा सोचो, P को h/λ होता है ना। वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी क्या, मोमेंटम क्या हो रहा होगा? ज़्यादा हो रहा होगा। समझ आ गई बात की? पता नहीं, ये तो आपको पता है वेवलेंथ क्यों कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ये पता है, ये मोमेंटम नया है ना, लैम्डा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वर्चुअल मास की बात करते हैं। वर्चुअल मास के बहुत सारे फार्मूले में एक फार्मूला क्या था? HF/c² था, कोई भी लिख लो। m जो है ना, वो m के साथ में छोटा सा v भी लिख सकता हूँ। वर्चुअल मास, वर्चुअल मास के f के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी वर्चुअल मास भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। HF/c²। इधर आते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वर्चुअल मास भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आपसे पूछेगा कि 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखे होंगे, किसका मोमेंटम ज़्यादा है, किसकी वर्चुअल मास ज़्यादा है? तो सबका मोमेंटम, वर्चुअल मास, ये सारी चीज़ें सबकी क्या आ रही हैं? डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। ये सबकी ये बेसिक पैरामीटर डिफरेंट है, लेकिन सबकी स्पीड सेम है। सबके जितने भी फोटोन हैं सबकी स्पीड सेम है इन वैक्यूम। यानी अगर हम इनकी स्पीड की बात करेंगे तो सारों की स्पीड वैक्यूम में सेम होगी। आपसे पूछेगा यूवी की स्पीड ज़्यादा है या एक्स रेज की स्पीड ज़्यादा है, तो आप लोगों ने याद रखना है जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन सब की स्पीड जो होती है वो सेम स्पीड होगी। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल इससे फिर हम आगे शुरू करेंगे।